हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और इसके लिए बहुत ही शानदार टीम आप लोगों के लिए प्रिपेयर है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना रजिस्टर उठाना है और अपना पेन उठा करके रजिस्टर और पेन में क्या करना है, आप लोगों को अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं ताकि आप लोगों के पास में जब बहुत ही बढ़िया डीपीपीस और पेपर वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे तो आपको इजीली उनके आंसर्स आ सकें। ओके, तो रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज अपन सेल बायोलॉजी का चौथी क्लास है आज हमारी। और सेल बायोलॉजी में पता है हम लोगों ने अभी तक इतना डिटेल में जाकर के पढ़ा है, इतना डिटेल में जाकर के पढ़ा है कि हम लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए हम इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। और उसमें हम लोगों को देखना है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हम बात करते हैं जैसे कि लाइसोसोम्स वगैरह क्या है, क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से वर्क करता है। और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 6th क्लास के अंदर भी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट, है ना। और टाइप्स ऑफ प्लांट में हम लोग जानते हैं कि भाई जब प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग तो प्लांट्स किस तरीके से फूड वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पे एक छोटा सा हमने टॉपिक पढ़ा था पिगमेंट नाम से। ओके, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जब आप 7th क्लास में आए थे तो 7th क्लास में भी आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से फूड प्रिपेयर कर रही है। भाई सीधी सी बात है, हम लोग जीने के लिए किसके ऊपर एक तरीके से डिपेंड है, फूड के लिए ही तो। भाई फूड के ऊपर ही तो डिपेंड है ना। अगर आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो एनर्जी बनेगी नहीं आपकी बॉडी के अंदर। और जब एनर्जी बनेगी नहीं तो भाई सीधी सी बात है, कितना ही कुछ भी कर लिया जाए आपकी बॉडी कैसी रहेगी, हमेशा बीमार रहेगी, डिजीजफुल रहेगी, सीधी सी बात। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। और पिछली बार जो हमने क्वेश्चंस देखे थे मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, उस होमवर्क को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है। और टेलीग्राम के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर से बता रहा हूं। सिंपली क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, डाउनलोड करने के बाद में जो भी आपकी क्लास है, जैसे कि आज हमारी 8th क्लास है तो 8th क्लास के लिए कौन सा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, t.me/ttb08। अब यहाँ पे क्या होगा, एक जादू होगा। जादू से मतलब ये कि यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने सैंपल पेपर, सैंपल डीपीपीस वगैरह प्रोवाइड कराई हुई हैं और उनको आप सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करने में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती, हालांकि प्रॉब्लम होगी नहीं लेकिन फिर भी अगर होती है तो मैं बैठा हुआ हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इस वाले क्वेश्चन में हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जब लास्ट में हमारा पूरा चैप्टर हो चुका होगा उसके बाद में जितनी भी डीपीपीस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, जितने भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे वो आपको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे हम उसके आंसर्स वगैरह देखेंगे, उसका डिस्कशन यहाँ पे रहेगा। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारी 8th क्लास है, 8th क्लास के हम पढ़ रहे हैं सेल। और सेल के बारे में अगर हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी, हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, होमवर्क प्लस इसके अलावा स्कूल एग्जामिनेशंस में किस टाइप के हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर और ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। प्लस इसके अलावा और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन एक ही टाइप का है लेकिन हमें कितने ही तरीके से पूछा जा सकता है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोग और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो और एक पर्सनल अटैचमेंट चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैं फिर भी आप लोगों को एक बार छोटा सा जल्दी से आप लोगों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए 6th क्लास है, ठीक है, आप लोगों की अगर 6th क्लास है, वैसे हमारी 8th क्लास हम पढ़ा रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे 6th क्लास है और 6th क्लास में आप लोगों को स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस वगैरह और इसके अलावा होमवर्क वगैरह चाहिए तो और एक मेरा पर्सनल अटैचमेंट आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे इजीली। ओके, तो आप लोगों का क्या करना होगा,
टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे। ओके, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में एक पेज यहाँ पे नया ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में जो प्राइस यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है ना, अब एक बात बताओ, आप लोगों को यहाँ पे कितनी प्राइस नजर आ रही है? 9000। लेकिन यहाँ पे जब ये वाला पेज ओपन होगा तब आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। किसके लिए? डिस्काउंट के लिए। और डिस्काउंट के लिए आप लोगों को कितना? भाई साहब 30% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोड यूज करना पड़ेगा, VR Live। कौन सा कोड यूज करोगे आप? भाई वी से विकास, आर से राठौर। ठीक है, अब एक बार बताओ, VR Live, हम लाइव हैं ऑलरेडी, सभी को पता है भाई, जिंदा हैं तभी तो हम इजीली बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से मुखातिब हो पा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को जैसे ये कोड यूज करोगे 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को ये जो सिलेबस है, ये वाला जो कोर्स है, ये वाला जो पैकेज है, आप लोगों को ओनली 6300 ओनली 6300 में आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए एक और नया पेज ओपन होगा, जिसमें आप लोगों के लिए पेमेंट्स के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, जो भी आपको, जिसमें भी आपको सुविधा रहे, जिससे आपकी सहूलियत रहे, उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं सर हमें दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे देखो कितने बढ़िया नंबर है, 9549041111। आप लोगों को क्या करना है कि सर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपका प्रश्न होगा, उसका उत्तर आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ओके, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो हम बैठे हुए बेटा, आप लोगों को आपको क्या करना है? यहाँ पे कॉल कर देना। ओके, मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा और सुनहरा अवसर है बेटा। ओके, बहुत ही बढ़िया, 2700 का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अब आपकी जो भी रिलेवेंट क्लास है, आपको क्या करना है? टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद में आप जैसे स्क्रॉल करोगे, आपकी जैसे 8th क्लास है तो 8th क्लास के ऊपर आप सर्च करिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो मैंने आप लोगों के लिए नंबर लिखा हुआ है। ओके, और अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो ध्यान से मैं दोबारा कह रहा हूं, डिस्काउंट के लिए आप लोगों को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? अरे बाबा, आप लोगों को जो है कोड यूज करना पड़ेगा। ओके, और इस कोड के थ्रू आप लोगों को क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। फटाफट से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे फटाफट से। हो गया? देखिए, टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स वगैरह अवेलेबल रहे बेटा। ओके, उनको हम यहाँ पे सॉल्व तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन इसके अलावा हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम और भी ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये पैकेज बाय करना पड़ेगा। ओके, परचेस करना पड़ेगा। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं आज हमारे जो सेल बायोलॉजी है उसका चौथा लेक्चर, 4th हम क्लास देखने वाले हैं आज। ओके, इस 4th क्लास के अंदर हम लोगों ने अभी तक ओनली सेल के बारे में इंट्रोडक्शन को देखा था। सेल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के पीछे कौन कौन से साइंटिस्ट हुआ करते थे, सेल साइज क्या है, सेल शेप क्या है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है। और न्यूक्लियस को भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैंने आप लोगों को ये तक बताया था कि अगर इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको वो ये आंसर देना है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये आंसर देना है, 3 नंबर का आता है तो ये आंसर देना है, और 5 नंबर का आता है तो आप लोगों को कौन सा आंसर देना है, ये मैं आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं। ओके, किस किस तरीके से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के टाइप्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फटाफट से हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे टॉपिक पे डायरेक्टली हम आ जाएंगे। ओके, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया होगा? ये ईमानदारी से करना है। ओके, इसमें मैं आप लोगों के ऊपर बिल्कुल ईमानदारी चाहता हूं कि भाई हाँ, हम लोगों ने इसको ईमानदारी से किया है। ओके, चलो ठीक है, फटाफट से हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं।
जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं, रिवीजन भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, नो प्रॉब्लम। फटाफट से हमारा टॉपिक कौन सा है आज का, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सेल मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल को हम देख चुके हैं, रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, जीन्स वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डीएनए बोला जाता है सर, कभी कभी जीन्स बोलते हो, समझ में नहीं आया। मैंने आप लोगों को एक एक चीज के बारे में समझाया था। क्रोमोसोम्स, एक और बार यहाँ पे वर्ड आया है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई सल नहीं आए, ठीक है। ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम सीधी सी बात है सेल डिवीजन का पार्ट है। ओके, सेल डिवीजन जब हम देखेंगे वहां पे पूरा का पूरा मैं आप लोगों को वहां पे समझाऊंगा। बस आप लोगों को सीधी सी बात है, थोड़े से वर्ड से हमें ध्यान रखना है। ओके, अब फटाफट से टॉप रिवीजन पे अपन आते हैं। टॉप रिवीजन में मैं आप लोगों से अगर क्वेश्चन करूं कि सेल के बारे में आप लोग जानते हो, बिल्कुल जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बताने की जरूरत है। फिर भी अगर कोई बच्चा आज हमारे साथ में नया जुड़ा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाली क्लास में बेटा मैंने पूरा का पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर के समझाया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक बार रिवीजन के तौर पर देखेंगे। ओके, सेल के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो लैटिन वर्ड है सेल, उससे मिलकर के बना हुआ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है, और अ सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सीधी सी बात। अगर हम बात करें के डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी की बात हम बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, रॉबर्ट हुक साहब जो थे। सेल थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं तो सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी के बारे में आप लोगों को पता होगा, दो साइंटिस्ट हुए थे, जर्मनी के थे दोनों के दोनों, एक थे हमारे एमजी स्लाइडेन और एक थे टी स्वान। दोनों ने मिलकर के क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी के बारे में जो स्टेटमेंट थे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक साइंटिस्ट और हुए, उनका नाम था रॉबर्ट विर्चो, और उन्होंने ये बताया कि भाई साहब जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रही है ना, उसी से ही नई सेल आ रही है। लेकिन ये दोनों के दोनों इस चीज को नहीं बता पाए थे, तो मार्केट में किसका नाम हो गया? रॉबर्ट विर्चो का नाम हो गया था। फिर उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, वो थे हमारे एंटोन वॉन लीवन हुक। ओके, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को और इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत है। सेल वॉल के बारे में मैं बताऊं तो प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बाउंड्री होती है, सेल वॉल के जस्ट अंदर वाले पार्ट में होती है। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेन ऑफ द सेल वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा था। और न्यूक्लियस के मिड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं वो होता है न्यूक्लियोलस, और वहां पे आप लोगों को मैंने बताया था कि डीएनए, जीन्स वगैरह जो होते हैं वो वहीं पर ही होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ओके, चलें आगे। चलिए ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जिन साहब ने देखा था उन साहब का नाम है कोलिकर। क्या नाम है बेटा? कोलिकर है। और लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देखा, लेकिन नाम किसने दिया था? बेंडा ने। ठीक है, नाम दिया था बेंडा ने। हाँ, बेंडा नाम है इनका, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। अब नाम है जो नाम है, अब क्या कर सकते हैं अपन, सीधी सी बात। कोलिकर साहब ने तो ओनली इसको देख लिया, देखने के बाद में जो इसका नामकरण संस्कार जिन्होंने किया था वो थे हमारे बेंडा साहब। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। याद रखना, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के बारे में बता चुका हूं, अब दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी यार एक बार बताओ, साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करता हूं, जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है ना यार, एक बार बताओ, ये जो अंदर है ये देखो खुद बता रहा है। अब बताओ, ये जो अंदर की तरफ आपको नजर आ रहा है ना, ये बाउंड्री के अंदर लिक्विड जैसा कुछ ना कुछ होगा, वो है क्या? साइटोप्लाज्म। और बाहर की तरफ तो क्या होगी? अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होगी? सेल वॉल होगी। और सेल वॉल अगर मान लीजिए एनिमल सेल है तो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, यहां पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये क्या है? अरे यार, ये जो चीज है आप लोगों को नजर आ रही है, ये है क्या? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अरे यार, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं?
आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, अनडेवलप्ड होता है, सीधी सी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन मेटाबोलिकली एक्टिव सेल। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज ऑफ बैटरी। डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जहां जहां हम लोगों ने स्टार मार्क किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एज इट इज बिल्कुल क्वेश्चन आता है। ओके, बिल्कुल आप लोगों को जो मान लीजिए लक्ष्मण रेखा की तरह लिख लेना है कि हाँ भाई यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आप लोगों के लिए जब लास्ट में हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया और कौन कौन से ईयर के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? और अगर आप लोगों को फिर मैं बता दूं, अगर आप लोगों को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है, अरे भाई आप लोगों को हमारे कोर्सेज वगैरह आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वेबसाइट पे जाना है बेटा, वेबसाइट पे जाने के बाद में आप लोग जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद में अगर आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट लेना है तो आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। और कोड यूज जैसे ही करेंगे आप लोग, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। फिर भी अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप तो एक काम करना, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब एक वो बताओ आप मुझे, स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं, क्या आप लोगों को अगर मैं प्रीवियस वाली स्लाइड दिखाऊं तो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है? हाँ भाई आ रही है, ये वाली स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसी शेप होती है इसकी, रॉड शेप होती है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। बाहर की तरफ जो आपको नजर आ रही है वो तो हम क्या बोल देंगे उसको, तो आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ है वो ध्यान से सुनो आप, ये अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है ना, देखो बेटा अंदर की तरफ जो है इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना। अरे भाई ऐसे नहीं है क्या, देखो ना आप खुद, है ना ऐसे, ऐसे ही तो है। अब एक बार बताओ, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इनको क्या कहा जाता है, इन फोल्डिंग को कहा जाता है क्रिस्टी। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड। देखो अंदर की तरफ ही फोल्डेड है ना, ऐसा तो नहीं ना बाहर की तरफ फोल्डेड है, अंदर की तरफ फोल्डेड है। अब ये फोल्ड क्यों है, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके और कुछ नहीं। किस वजह से, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ चुके। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, एफ नोट पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है एफ नोट F1 पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल का जो नाम है वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फर्नांडिस, उसी के नामकरण के आधार पर हुआ है, सीधी सी बात। और इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजोम्स, एफ नॉट F1 पार्टिकल्स और साइंटिस्ट। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, जहां जहां स्टार मार्क हैं वो तो आपको बिल्कुल कंठस्थ करने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में आप लोगों को 10th क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ना है, नो प्रॉब्लम। अभी बस हम लोगों को यह ध्यान रखना है मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स फॉर क्रेब साइकिल, क्योंकि भाई ये क्या होता है कि एनर्जी वाली साइकिल्स होती है। क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बन रही है, हम खाना खा रहे हैं तो प्लस इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन किसके थ्रू ले रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं तो बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर साइकिल वगैरह होती है, बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह होती है, वो सारी की सारी आपको डिटेल मिलेगी 10th क्लास के अंदर। वहां हमारा एक चैप्टर होता है न्यूट्रिशन, वहां पे आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। ओके, फटाफट से यहाँ पे देखते हैं, मैट्रिक्स कंटेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। अरे यार राइबोसोम तो बिल्कुल जरूरी है भाई, ये बताओ प्रोटीन वगैरह की जरूरत रहेगी ना, एनर्जी किससे मिलेगी, प्रोटीन वगैरह से तो मिलेगी हम लोगों को, वही चीज यहाँ पे लिखी। फंक्शंस की अगर अपन बात करते हैं, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके,
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल फॉर रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेस्पिरेशन के लिए, ओके बात समझ में आ गई ना, वापस से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रेस्पिरेशन के लिए जो क्रेब्स साइकिल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, नॉट ओपन पार्टिकल हो चाहे फर्नांडिस मॉलिक्यूल्स, अपन ये भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजोम कंटेन एंजाइम्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अरे यार एक बार बताओ, ये जो एंजाइम्स है यहाँ पे जो आप लोगों को पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, इनका क्या योगदान है? इनका सीधा सा एक बात, एक ही चीज का योगदान है, वो है एनर्जी प्रोड्यूस करना। और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है वो किसकी फॉर्म में बन रही है? एटीपी की फॉर्म में बन रही है। और एटीपी की फॉर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ओके फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। आप चाहो तो इसको लिख लो, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लो। मैं एक बार इसको हटा देता हूं। मैं दोबारा इसमें स्टार मार्क कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, जहां जहां इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक आपको ध्यान रखना है, एक आपको ये ध्यान रखना है, एक आपको ऑक्सीजोम ध्यान रखना है, एक आपको क्रिस्टी ध्यान रखना है, एक आपको क्रेब्स साइकिल ध्यान रखना है, और एक आपको एटीपी ध्यान रखना है। इसके अलावा पिछली बार मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के ऊपर स्टार मार्क करवाया था, वो था पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज ऑफ बैटरी। अरे यार एक बार बताओ, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को देखो इजीली आप लोगों के लिए एक रफ डायग्राम भी बनाया हुआ है। बाहर वाली डायग्राम को आप इस तरीके से बना सकते हो। ओके, बाहर वाले डायग्राम को आप इजीली इस तरीके से बना दीजिएगा, और अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आप लोगों को बता देना। ठीक है, अब इसका करना है हमें नामकरण संस्कार। तो यहां पे आप लोगों को क्या बताना है? क्रिस्टी। ओके, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये फोल्डेड वाली जगह पे ही मिलेंगे, इन्हें कहा जाता है F0F1 पार्टिकल। ओके, या ऑक्सीजोम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसकी मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। अब इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है आप। ओके, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वो है प्लास्टिड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है, और हम लोगों ने देखो अभी तक जो जो देखा है ना बेटा, सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की डिस्कवरी देखा, साइंटिस्ट के बारे में देखा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल साइज, सेल शेप, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, जीन्स वगैरह, इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में भी देख चुके हैं, है ना। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्लास्टिड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्लांट्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है। जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स के में आप लोगों ने देखा होगा कि इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो कोई ना कोई तो ऐसा पिगमेंट है ना, कोई ना कोई तो ऐसा पिगमेंट है जो उसको क्या कर रहा है? कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्लास्टिड ही रेस्पॉन्सिबल है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की, तो सबसे पहले आता है हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड नंबर का जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। अब आप लोगों को बहुत धीरे धीरे इस चीज को समझना है, ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से दूर जाता हूं, तो हम लोगों ने न्यूक्लियस को देखा था, है ना। न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लियस के बाद में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, और थर्ड नंबर में हम देख रहे हैं प्लास्टिड। क्या देख रहे हैं बेटा? प्लास्टिड देख रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने इन तीनों में एक ही चीज कॉमन देखी होगी, वो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में हम लोगों ने एक चीज कॉमन देखी है, वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों के पास में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा इसमें
या कौन सा इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है? तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस भी है भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिड भी है, और जो थर्ड नंबर पे आएगा ऑब्वियसली वही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से भी हमारे पास में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट नंबर का जो टाइप है हमारे पास में वो है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड नंबर का है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड नंबर का हमारे पास में है ल्यूकोप्लास्ट, है ना। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार अपन ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि भाई है क्या एक्चुअली, ठीक है। अब इनके पास में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या हम लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में देखा हुआ है क्या? हाँ, प्लांट्स वगैरह के अंदर होते हैं, है ना। और इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रीन कलर जो प्रोवाइड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हो रहा है। पहले इसको आप देखो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला मैं आप लोगों को समझाता हूं, फटाफट से देखो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक बार बताओ, ये प्लास्टिड की तो टाइप है, ये प्लास्टिड की तो टाइप है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होगा, सीधी सी बात है। अरे यार एक बार बताओ, एक ही परिवार के तो आदमी है, और एक ही परिवार के आदमी तो एक ही सरनेम लगाएंगे, सीधी सी बात। अब अलग अलग सरनेम थोड़ी ना लगाएगा भाई, वो अलग सरनेम लगा रहा है, वो अलग सरनेम लगा रहा है, ठीक है ना। वही चीज होती है, एक ही परिवार का आदमी है तो वही स्ट्रक्चर यहां पे है, वही स्ट्रक्चर यहां पे है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्लोरोप्लास्ट के बाद में क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा बेटा? कैरोटेनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जिनके पास में कैरोटीन और जिंथोफिल लाइक पिगमेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, आप लोगों ने देखा होगा बनाना है, हम बात कर सकते हैं ऑरेंज वगैरह की। तो ये क्या है? अलग अलग कलर अलग अलग कलर रहते हैं इनके। तो वो कलर कहां से मिल रहा होगा? ऐसा कुछ ना कुछ तो पिगमेंट होगा ना यार, ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसी स्ट्रक्चर होगी। वो किसकी वजह से होता है बेटा? वो होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से, जिसकी वजह से ये कलर इनको मिलते हैं और वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कलरलेस होते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोर करते हैं किसको? न्यूट्रिएंट्स को। किसको स्टोर करने का काम करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। और इसके भी फर्दर 3 टाइप होते हैं बेटा, एमिलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, जो किस किस को कंटेन करने का काम करेंगे? स्टार्च, फैट, प्रोटीन। स्टार्च, फैट, प्रोटीन। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। फटाफट से देखो, अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फटाफट से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इनके डिटेल्स वगैरह के बारे में देखेंगे, है ना। प्लास्टिड, अभी तक हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा है आज की क्लास में, और इसके पहले वाली क्लास के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने उसके बारे में देख लिया, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या क्या हमें ध्यान रखना है मैं आप लोगों के लिए स्टार मार्क कर चुका हूं कि भाई इन पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, बहुत विशेष ध्यान देना है। फटाफट से देख लो बेटा, फिर आगे चलेंगे। मुझे लगता है आप लोगों ने नोट्स लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो मैं आगे, बताओ यार फटाफट से यार, हो गया? टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर के आपका कोड यूज करके सैंपल पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, डीपीपीज हैं, वर्कशीट्स वगैरह मैंने आप लोगों के लिए सैंपल वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है ना। चले आगे, चलो ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास में आता है वो है क्लोरोप्लास्ट। और आप लोगों को एक बार बता दूं, हमारे 8th क्लास के सिलेबस में क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही है, हम और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। ओके, यहाँ पे आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है क्या? क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको ग्रीन इसलिए बताया है क्योंकि ये क्या करता है? प्लांट्स वगैरह को ग्रीन कलर
प्रोवाइड करने के पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? क्लोरोप्लास्ट ही तो है। और आप लोगों को यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा होगा, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या कहा जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं हमारे जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, तो बाहर वाली स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? आउटर मेम्ब्रेन। भाई मेम्ब्रेन का सीधा सा मतलब है लेयर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि सर मेम्ब्रेन क्या है, ये ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मेम्ब्रेन का सीधा सा मतलब ये है लेयर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंदर की तरफ। अगर हम देखते हैं तो अंदर की तरफ भी एक लेयर होगी, उसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन या इनर लेयर। ओके, अब इन दोनों की जो स्पेस होगी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगी ना यार, उसे कहा जाएगा मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहा जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। अब इसके अंदर जब आप आ जाओगे, मतलब आना तो संभव है ही नहीं क्योंकि भाई बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है और हमारी साइज कुछ ज्यादा ही बड़ी। अगर आप सोचो कि नहीं सर मेरे को तो अंदर ही जाना है, तो यार वो तो फिर मेरे को वर्चुअल आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि हाँ भैया देख ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आने की। तो इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को कहा जाता है स्ट्रोमा। किसकी मां? स्ट्रोमा। ठीक है, ओके। ये आप लोगों को हमेशा लर्न रहेगा, क्योंकि मेरी बात सुनना, मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए इसको थोड़ा सा मजाकिया लिया है बेटा, क्योंकि अभी तक जितना भी जेली लाइक सब्सटेंसेस हमारे पास में आ रहा था उसे हम लोगों ने साइटोप्लाज्म कहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में हमारा ये वर्ड चेंज हो गया है। तो हम लोगों को क्या याद रखना है? स्ट्रोमा। माँ याद रहेगा आप लोगों को, माँ है यहाँ पे। कौन है? माँ है। तो वो कौन सी माँ है? स्ट्रोमा है। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं करना है। मैंने कई बार कई कॉपीज चेक करी, उसमें बच्चा एक ही चीज लिखता है, सर इसके अंदर जो है वो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अरे नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होगा, इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होगा, उसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा। अब आप लोगों को यहाँ पे ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है क्या? अगर मान लो मेरे पास में बहुत सारे कोइंस हो और अगर मैं कोइन के ऊपर कोइन के ऊपर कोइन के ऊपर कोइन रखता चला जाऊं, तो आप लोगों को एक तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएगी, पक्की बात है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है? ग्रेना। टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा आगे डिटेल में मैंने लिखवाया हुआ है। पहले हम इसका नामकरण संस्कार कर लेते हैं। अब अगर मान लो मेरा मन किया कि यार ये एक कोइन उठा लूं, तो इस एक कोइन को कहा जाएगा ग्रेनम। बात समझ में आ रही है ना? ग्रेना क्या है? ग्रेना तो, अरे यार इस पूरे को मिलाकर एक ग्रेना कह दिया हम लोगों ने। पूरा स्टेक है, पूरे के पूरे जो स्टेक है इनको हमने पूरा मिलाकर के कह दिया, ग्रेना कह दिया। अब एक कोइन पे मेरा मन आ गया, ठीक है। अब उस मन में आ गया तो यार आ गया तो आ गया, सीधी सी बात है, मैंने उसको उठा लिया। अब उसको उठाने के बाद में इसको मैं ग्रेना थोड़ी ना कह सकता हूं। ग्रेना तो वहां पे भी, ग्रेना यहाँ पे भी है, तो अलग अलग तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो इसका नाम क्या है? ग्रेनम। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है और कुछ नहीं। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मेरी बात सुनना, ये वाला ग्रेनम और ये वाला ग्रेनम आपस में इस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ये वाला ग्रेनम और ये वाला ग्रेनम आपस में किसी ना किसी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होगा। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। तो हम इसको कह देंगे स्ट्रोमल लेमिला। क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमल लेमिला, क्योंकि वो कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। अब जब स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है तो स्ट्रोमा लेमिला लाइक स्ट्रक्चर है। भाई ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है ना, ट्यूबलाइट लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को क्या कहा है हमने? लेमिला कहा है। मुझे नहीं लगता कि अब यहां पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं एक ग्रेनम की। इस ग्रेनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं भाई साहब क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होते हैं?
क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसको कंटेन करते हैं? क्वांटासोम्स को। बात समझ में आ रही है ना? फटाफट से देखो, फिर आगे चलेंगे अपन, इसकी पूरी की पूरी डिटेल देखेंगे। ओके, जितना हमें नामकरण संस्कार करना था काफी है इतना। ओके, बाकी इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका खुद का डीएनए होता है बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये पूरा का पूरा नामकरण संस्कार हो गया इसका। चले आगे, चलिए देखिए, आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, द आउटर कवरिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैज एन एनवेलप कंपोज ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। किसकी बनी हुई होती है बेटा? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसको रेड की जगह में ब्लू ले लेता हूं, इसको मैं दोबारा स्टार मार्क कर रहा हूं। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रोमा। क्या हम लोगों ने पढ़ा है क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ा है भाई। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेना। ग्रेना के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अरे यार, एक लेमुलर सिस्टम होता है। क्या होता है? लेमुलर सिस्टम होता है। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। और ईच ग्रेनम, ध्यान सुनना, पूरा का पूरा जो बंडल है उसको तो हमने ग्रेना कह दिया। अब ईच ग्रेनम मतलब एक एक ग्रेनम मिलकर के वो क्या करते हैं? 10 से या 10 भी हो सकते हैं या 100 भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन ईच थाइलेकोइड, ध्यान सुनना, थाइलेकोइड ऑफ ग्रेना लेमिला क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट विच आर कोल्ड फोटोसिंथेटिक यूनिट। ईच क्वांटासोम्स, ध्यान सुनना बेटा, इनके पास में क्या होते हैं? क्वांटासोम्स होते हैं। और एक मिनट, ये नेक्स्ट वाली वीडियो आ गई, स्लाइड आ गई हमारे पास में, ध्यान से सुनिएगा। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसके पास में क्या होते हैं? इसके पास में होते हैं हमारे, इसके पास में क्या होगा पता है? इसके पास में होते हैं क्वांटासोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटासोम्स। और एक के पास में लगभग मान लीजिए आप 230 क्वांटासोम्स होते हैं। 230 क्वांटासोम्स। और क्वांटासोम्स के पास में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। शायद हम लोगों ने एक पॉइंट को मिस कर दिया है, वो है हमारा थाइलेकोइड। ओके 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 ओके, अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है बेटा, ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये पूरे के पूरे जो स्टेक्स हैं, एक बार फिर यदा गदा गड़बड़म हो जाती है भैया, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। ये पूरे के पूरे जो स्टेक्स है ना बेटा, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं, ये पूरे के पूरे जो स्टेक्स हैं आप लोगों को क्या किस नाम से जाने जाएंगे, या हम किस नाम से जान देंगे इनको जानेंगे हम ग्रेना के नाम से। किस नाम से जानेंगे? ग्रेना के नाम से जानेंगे। और ये पूरा का पूरा जो एक है, इसे कहेंगे हम ग्रेनम। और एक कोइन को कहा जाएगा थाइलेकोइड। ओके, सॉरी मेरे से गलती हुई थी उस टाइम पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब एक बात बताओ, इस थाइलेकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्वांटासोम्स। और क्वांटासोम्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई होगी ना? क्या है? क्लोरोफिल है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नो प्रॉब्लम, चलो 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 आगे। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए ठीक है, जैसा कि यहां पे नीचे लिखा हुआ है, ईच क्वांटासोम पजेस 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है, फंक्शंस की अपन बात करते हैं। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। सर ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या है? देखो बेटा, जब आप 10th क्लास के अंदर आ जाओगे तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात बता रहा हूं। वहां पे क्रेब्स साइकिल का ही रिलेशन डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के साथ में है। तो हम जब 10th क्लास के अंदर आएंगे या 10th क्लास की जो भी क्लासेस वगैरह होगी, वहां पे हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज डार्क साइकिल, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ओके, पूरा का पूरा आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना है, जो स्ट्रोमा है, जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, वहां क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगी। और ग्रेना की अगर अपन बात करते हो तो वहां क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगी। फटाफट से देखो,
अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली हम लोगों ने समझ लिया है। जहां प्रॉब्लम थी वहां पे हमारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया है। हो गया, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे यार। हम लोगों ने न्यूक्लियस को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, नहीं तो ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस के साथ में ही फिनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने न्यूक्लियस को कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ लिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे यार वहां पे। जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें वहां पे देख ली थी। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आज और भी डिटेल में देख लेंगे इसके अलावा। लेकिन जब मैं आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन करूं तो उस क्वेश्चंस के आप लोगों को इजीली और खटखट आंसर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूजन है। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर गए थे, एक बार दोबारा समझते हैं इसी स्ट्रक्चर को, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस किए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं। फिर मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। चलो ठीक है, आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कैसी स्ट्रक्चर होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। बाहर की स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? बाहर की जो लेयर है उसको क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली लेयर को क्या कहा जाएगा? इनर मेम्ब्रेन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जा सकते हो, ठीक है। हम लोगों को अब समझने की जरूरत है बस, ओनली। हम लोगों ने पहले इसका नामकरण संस्कार कर लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पे कोइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही, इन सबको मिलाकर के हम लोगों ने क्या कहा है? ग्रेना। ग्रेना ही तो कहा है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, पहले हम थोड़ा सा गड़बड़ कर गए थे, नो प्रॉब्लम, उस गड़बड़ को सुधार लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा ग्रेनम। और एक कोइन को अगर उठा लिया जाएगा ना, इस कोइन को कहा जाएगा थाइलेकोइड। क्या कहा जाएगा? थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड के अंदर होती है कौन सी रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस वाली, क्योंकि यहां पे तो होते हैं ना क्वांटाजोन्स। अब आप लोगों के पास में डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन करूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थाइलेकोइड। अगर थाइलेकोइड नहीं होगा तो ग्रेनम, ग्रेनम नहीं होगा तो ग्रेना। कितने सारे हमारे पास में क्वेश्चंस आ चुके हैं, मोर सुटेबल आंसर्स भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, इसको क्या कहा गया है हम लोगों ने? स्ट्रोमा। और ये एक दूसरे के साथ में जो अटैच्ड है, इसे कहा जाता है स्ट्रोमल लेमिला या लेमली, एक ही बात है। अब इसका खुद का क्या होता है? डीएनए होता है भाई साहब। अब कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होगी। जो प्रॉब्लम थी मैंने दोबारा आप लोगों के सामने क्लियर कर दी है। फटाफट से देखो बेटा, हो गया। कई बार आप लोगों को प्रीवियस ईयर में अगर आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप लोगों को वहां पे नजर आएगा कि डायरेक्टली क्वेश्चंस किए गए हैं कि इस जहां पे एरो है इसका क्या नाम है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। चलें आगे। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां पे होगी और डार्क रिएक्शन कहां पे होगी, लाइट रिएक्शन कहां पे होगी। आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। जो कलर पिगमेंट है, जो कलर प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोप्लास्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है? ये तो कलरलेस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन वगैरह है, फैट वगैरह है, इन स्टार्च वगैरह, कार्बोहाइड्रेट ही तो है एक तरीके से, उसको स्टोर करने का जो काम है वो किसका है? ल्यूकोप्लास्ट का है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से देख लो। और मैं आप लोगों के लिए दोबारा से स्टार मार्क कर रहा हूं, इन चीजों को आप लोगों को बहुत ही ज्यादा
दोबारा से देखने की जरूरत है और देखना ही पड़ेगा। ओके, फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे अपन। हो गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसके आगे हमारे जो बचा हुआ है वो है राइबोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, गोल्गी अपैरेटस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बारे में हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को जितने भी टेलीग्राम पे अवेलेबल मिले उनको आपको सॉल्व करना है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर आपने जो ये वाली हमें डीपीपी प्रोवाइड कराई थी इसमें हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या कि अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद में जो हमारे पैकेजेस वगैरह हैं उनको आपको बाय करना होगा और बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास में, वो है हमारा कोड। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजीली फ्लैट 30% डिस्काउंट इजीली ले सकते हो, नो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, और जाने से पहले आप लोगों को वही वादा करना है, वो क्या, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है। और बेल आइकन प्रेस करने से सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये होगा कि जब भी मैं ऑनलाइन होऊंगा तो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और फिर भी आप लोगों को एक बात बता दूं, प्रैक्टिस करनी है बेटा। सेल वाला चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जैसे ही 8th से 9th क्लास के अंदर आओगे तो फर्स्ट टाइम जो हमारा चैप्टर आएगा वो है हमारा सेल। और सेल वहां पे आप लोगों को मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, वहां जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके बारे में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी 8th क्लास पढ़ करके आए हैं और 8th क्लास के अंदर जब हम लोगों ने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रखा है तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मानना है। इसके अलावा अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और जब मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें आप लोगों को फटाफट अपने आंसर्स मुझे सेंड करने हैं। ओके, बाय, थैंक यू।